नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं 9वीं का काजीरंगा ये पाठ, जो कि स्थूल वाचन में आता है। काजीरंगा ये जो पाठ है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा लेसन है, जिसमें काजीरंगा पशुस्थली या अभयारण्य के बारे में जानकारी दी है। वैसे ये अभयारण्य है इतना बड़ा कि एक पाठ में तो समझ में आएगा नहीं, लेकिन इस एक पाठ में भी बहुत बहुत मनोरंजक इंटरेस्टिंग ऐसी चीज़ें बताई हुई है। लेखक है वसंत अवसरे, जिन्होंने ये कवि और प्रवास वर्णनकार है, जिन्होंने उनके खुद किए हुए इस प्रवास का वर्णन इस पाठ में किया हुआ है, जब वो इस काजीरंगा पशुस्थली को देखने गए थे या अभयारण्य को देखने गए थे। तो इस जंगल सफारी के बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे तो आपको जंगल सफारी शब्द पता है, क्योंकि आप जंगल सफारी करने के लिए शायद मुंबई में रहते हैं तो संजय गांधी नेशनल पार्क में ज़रूर गए होंगे। नहीं गए हैं तो लॉकडाउन उठने के बाद, सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद ज़रूर जाइएगा। बाद में तो हमें कभी समय नहीं मिलता। तो काजीरंगा अभयारण्य के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। वैसे बच्चों जानते हो कहाँ पर स्थित है काजीरंगा? वेरी गुड, आसाम। भारत के आसाम राज्य में काजीरंगा स्थित है। तो चलो पढ़ते हैं। सुमारे 265 चौरस किलोमीटर विस्तार असलेली काजीरंगा पशुस्थळी अथवा अभयारण्य साऱ्या भारताचे एक भूषण आहे। वैसे तो आप जानते हो जंगल वैसे भी हमारी संपत्ति होती है, किसी भी प्रकार का जंगल, और उसमें जंगल होते हैं तो पशुओं का स्थान माना जाता है। हम हमेशा देखते हैं कि जब भी पर्यावरण, निसर्ग की, कुदरत की बात आती है तो जंगल बचाओ, वन बचाओ, ऐसे हम लोग हमेशा इस बारे में सोचते रहते हैं या इस बारे में पढ़ते रहते हैं। तो कोई भी जंगल उस राज्य या देश के लिए बहुत ही गौरव की बात होती है। तो ये जो काजीरंगा है ये सारे भारत के लिए भूषण है। भूषण मतलब गौरव की बात। और लगभग 265 चौरस किलोमीटर इसका एरिया दिया है बच्चों। लगभग अप्रॉक्सीमेटली 265 स्क्वायर किलोमीटर, 265 स्क्वायर किलोमीटर, 265 चौरस किलोमीटर का विस्तार, मतलब इतना लंबा चौड़ा ये जंगल फैला हुआ है और इसमें ये अभयारण्य स्थित है। अब अभयारण्य का मतलब क्या है? तो ये कोई रानी बाग की तरह पिंजरे में रखे हुए प्राणी ऐसा नहीं। जो गए हैं, जिन्होंने अभयारण्य के बारे में जाना है, जानते हैं, उन्हें पता होगा। लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं कि ये एक सुरक्षित किया हुआ जंगल, जिसको लोगों ने, इंसानों ने, सरकार ने अपनी तरफ से सुरक्षा प्रदान की है, जहाँ पे वन्य पशुओं को सुरक्षित रूप में रखा जाता है, बिना उन्हें एहसास कराए, बिना उन्हें तकलीफ पहुँचाए। बस हमें उन्हें देखने की अनुमति है, लेकिन वो भी उनके सुरक्षा के दायरे में। तो ये होता है अभयारण्य। एक आफ्रिका सोडल्यास इतके विविध आणि असंख्य पशुपक्षी आसाम शिवाय जगाच्या पाठीवर इतरत्र कुठेच आढळत नाहीत। बच्चों, अफ्रीका के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, अफ्रीका जंगल के बारे में। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि एक अफ्रीका छोड़कर इतने विविध रूप में, इतने असंख्य पशु पक्षी आसाम के बिना, आसाम के अलावा दुनिया में और कहीं पर भी नज़र नहीं आएंगे। इस वाक्य का अर्थ ऐसा है कि अफ्रीका के बाद अगर हम विविधता या वैरायटी के लिए जाने तो आसाम का नंबर आता है, आसाम के काजीरंगा का नंबर आता है। इतकेच नव्हे तर आसाममध्ये वावरणारे काही प्राणी जगाच्या पाठीवर दूसरीकडे कुठेही आढळत नाहीत। इतना ही नहीं, लेखक कहते हैं कि यहाँ तो एक विशेष रूप में ये बात भी है कि आसाम में जो प्राणी है वो दुनिया में कहीं पर भी पाए नहीं जाते। आसाम के काजीरंगा में जो प्राणी दिखेंगे वो शायद आपको अफ्रीका के जंगल में भी ना दिखे। इसीलिए हम इसे गौरव की बात मानते हैं। हुलॉक नावाचा एक पुच्छविहीन वानर फक्त आसामातच आढळतो। भारताच्या इतर कुठल्याही प्रांतात त्याची वस्ती नाही। त्याचे हुलॉक हे नाव सुद्धा त्याच्या आवाजावरून पडलेले आहे। बच्चों, एक इंटरेस्टिंग बात लेखक बताते हैं कि ये जो हुलॉक है, हुलॉक नाम का एक बंदर
वानर मतलब बंदर। बंदरों में भी बहुत जातियाँ आती हैं। आपने डिस्कवरी चैनल या ज्योग्राफिकल चैनल देखते हुए देखा होगा, बच्चों को बड़ा पसंद आता है। तो ये जो बंदर है, बंदरों में हुलॉक नाम का एक बंदर, इसकी विशेषता ये है, स्पेशलिटी, कि उसे पुच्छ नहीं है। पुच्छ मतलब पूंछ, उसे पूंछ नहीं है। बिना पूंछ का ये बंदर सिर्फ आसाम में पाया जाता है, आसाम के काजीरंगा में पाया जाता है। तो याद रखो कि हुलॉक नाम का ये जो बंदर है, जिसकी पूंछ नहीं होती, बिना पूंछ का ये बंदर, विदाउट टेल, ये बंदर सिर्फ आसाम के काजीरंगा में पाया जाता है। भारत के और कहीं पर भी ये दिखाई नहीं देता। और इसका ये जो हुलॉक नाम है, ये भी शायद उसकी आवाज़ से पड़ा होगा, क्योंकि वो शायद कुछ इसी तरह की आवाज़ निकालता है। आसामचे वैशिष्ट्य दाखवणारा दूसरा प्राणी म्हणजे एकशिंगी गेंडा। बच्चों, आसाम का विशेष रूप में नाम जब भी सामने आता है तो उसका एक प्राणी नज़र के सामने आ जाता है, वो है एक शिंगी गेंडा, मतलब वन हॉर्न रिनो, या आप जिसे राइनो भी कहते हैं। तो ये जो एक शिंगी गेंडा है, ये आसाम का विशेष रूप में प्राणी है। और ये राज्य सरकारने प्रतीक म्हणून आसामात ठिकठिकाणी त्याचे पुतळे उभारलेले आढळतात। और हर राज्य का एक प्राणी होता है, राज्य प्राणी। आपको मालूम है? आपको पता है महाराष्ट्र का कौन सा है? वेरी गुड। तो महाराष्ट्र का जो राज्य प्राणी वो है इंडियन जायंट स्क्विरल, जिसे मराठी में शेकरू कहते हैं। बच्चों, महाराष्ट्र का जो स्टेट एनिमल है उसे इंडियन जायंट स्क्विरल, या मराठी में जिसे शेकरू कहते हैं। आसाम का राज्य प्राणी जो है वो एक शिंगी गेंडा है। ये जो वन हॉर्न राइनो है, ये वहाँ का राज्य प्राणी है। और इसीलिए जहाँ कहीं आप जाओगे उसके आपको स्टैच्यूज नजर आएंगे। राज्य सरकार का सिंबल या राज्य प्राणी, स्टेट एनिमल का सिंबल के तौर पर इसके जगह जगह पर स्टैच्यूज आपको पाए जाएंगे, दिखाई देंगे। कुणी म्हणेल, हा अगदी निर्बुद्ध प्राणी एखाद्या राज्याचे प्रतीक म्हणून का बरं पसंत केला जावा? पण प्रथम दर्शनी वाटतो तितका हा प्राणी टाकाऊ नाही। जानते हो बच्चों, कई बार तो हम लोग ऐसे एक प्रोवर्ब, वाक्प्रचार, मुहावरा भी इस्तेमाल करते हैं कि क्या जेंडे जैसा बर्ताव करते हो। मतलब कहीं पर भी हम किसी निर्बुद्ध या बुद्धिहीन प्राणी को बोलना हो तो उसका नाम ले लेते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि किसी को भी लगेगा कि ऐसा निर्बुद्ध, बुद्धिहीन प्राणी किसी राज्य का प्रतीक कैसे चुना होगा। लेकिन जैसा हमें शुरू में लगता है, सामने से दिखता है, इनिशियली जैसा लगता है, वैसा ये प्राणी टाकाऊ, मतलब बिना काम का या किसी काम का नहीं है जैसे लोग मानते हैं, वेस्ट, वैसा वो नहीं है। कोणातरी इंग्रज कवीने गेंड्यावर एक लहानशी कविता करून तो माणसापेक्षा कसा श्रेष्ठ आहे ते दाखवले आहे। उल्टा लेखक कहते हैं कि मैंने किसी अंग्रेज कवि की राइनो पे लिखी हुई एक छोटी सी कविता भी पढ़ी है, जिसमें बताया गया है कि इंसान से वो कैसा श्रेष्ठ है, कैसे महान है। और ये आपको कविता तो नहीं दी लेखक ने, लेकिन आगे वो एग्जाम्पल्स देते हैं कई ऐसे, जिससे हमें सच में पता चलता है कि वो इंसान से जरूर बुद्धिमान है, और बुद्धी है तो श्रेष्ठ भी होगा। एखाद्याचा पुतळा पाहणे आणि त्याला प्रत्यक्ष पाहणे यात फार फरक असतो। मी तर गेंडा व त्याच्याच बरोबर आसामातले इतर पशुपक्षीही प्रत्यक्ष व जवळून पाहण्याची संधी मिळावी म्हणून काजीरंगाला आलो होतो। वैसे बच्चों, इस पाठ का ये एक मकसद भी है कि आपको वही वहाँ के वन्य जीवन के बारे में तो पता चले ही, लेकिन हम जाकर वहाँ का जगह सामने से देखें, उसको भेंट दे। तो लेखक कहते हैं कि किसी का स्टैच्यू देखना और उसे सामने से देखना, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप में फर्क होता है इसमें। लेखक कहते हैं मैं भी खास ये जो राइनो है और आसाम के इतर और बाकी सारे पशु पक्षी है, इन्हें नज़दीक से देखने का मौका मिले इसलिए काजीरंगा गया था। अशा ठिकाणी वन्य पशु बहुधा सकाळी लवकर अथवा सूर्यास्ताच्या वेळी पाहायला मिळतात। ऐसी जगह पे लेखक कहते हैं कि वन्य पशु हमेशा या तो सुबह जल्दी या सूर्यास्त के समय नज़र आते हैं। अब जानते हो ऐसा क्यों? अंदाज़ा लगा सकते हो कि सुबह सुबह या फिर शाम के समय क्यों मिलते होंगे? तो बच्चों, ज़्यादातर सुबह सुबह
और शाम को भूख और प्यास मिटाने के लिए वन्य पशु बाहर निकलते हैं। तो लेखक आगे बता रहे हैं, आदल्या रात्री खूप पाऊस पडला होता, तेव्हा सकाळी जर पावसाची बुरबुर चालू राहिली तर जंगलात जाणे कठीण हे मी जाणून होतो, पण माझे नशीब जोरदार होते। लेखक कहते हैं, रात को बहुत बारिश हुई थी। अगले रात को बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से और सुबह भी बारिश अगर चल रही होती, थोड़ी थोड़ी अगर चलने लगेगी या चलती रहेगी तो जंगल में जाना मुश्किल हो जाएगा। लेखक ये जानते थे। कहीं पर भी हम जाते हैं तो पहले थोड़ी जानकारी ज़रूर लेते हैं। तो लेखक तो काजीरंगा जा रहे थे, पहले से ही कुछ जानकारी लेके रखी हुई थी उन्होंने। कहते हैं अगर अगले रात को तो बारिश हुई थी, अगर सुबह भी बारिश चलती रही तो फिर जंगल में जाना मुश्किल हो जाएगा। पण लेखक कहते हैं मेरा नसीब अच्छा था। दुसऱ्या दिवशी सकाळी आकाश पूर्णपणे निरभ्र होते। दूसरे दिन देखा तो आसमान कंप्लीटली क्या था, निरभ्र। अभ्र मतलब बादल के साथ और निरभ्र मतलब बादलों के बिना, मतलब पूरा साफ सुथरा, क्लीन। पूर्वेचा वारा पण इतका शांत होता की जंगलात फिरणाऱ्या जनावरांना आमचा वासही येणे कठीण होते। और हवा के साथ इंसानों की खुशबू या उनके स्मेल से जान जाते हैं जानवर कि यहाँ पर कोई इंसानों की आसपास होने की आशंका है। तो लेखक कहते हैं कि पूरब की तरफ से बहने वाली हवा भी शांत थी, तो जंगलों में जो आसानी से आराम से अपनी मस्ती में घूमने वाले जानवरों को हमारा वास, हमारा स्मेल आना भी कठीण था। मतलब सारा रास्ता साफ था। काझीरंगाची भूमी ही कर्दम भूमी आहे। इथल्या कमरे इतक्या चिखलातून फिरणे माणसाला अशक्यच। शिवाय इथे सर्वत्र इतके उंच गवत वाढलेले असते की त्यात हत्तीवर बसलेला माणूसही लपून जातो। लेखक कहते हैं काजीरंगा की ये जो पूरी भूमि है ये एक प्रकार की कर्दम भूमि है। कर्दम मतलब चिखल, चिखल मतलब कीचड़, पूरी कीचड़ की भूमि है क्योंकि बारिश ही बहुत ज़्यादा होती है। आप लोगों को शायद मालूम होगा कि हर साल सबसे ज़्यादा बारिश आसाम में गिनी जाती है या वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो लेखक कहते हैं कि ये पूरी भूमि हमेशा से कर्दम भूमि है, कीचड़ होता है और कमरे इतका कीचड़ मतलब कमर तक कीचड़ होता है और ऐसी जगह से इंसान को घूमना तो मुश्किल। इसके अलावा यहाँ पर इतना ऊंची घास बड़ी होती है, बारिश ही इतनी होती है तो घास भी बहुत होती है, तो ऐसी घास फूस बड़ी होती है कि हाथी पर बैठा हुआ आदमी भी इसमें आसानी से छिप जाएगा। तो लेखक इस तरह से देखो कितनी इंटरेस्टिंग सी बातें हमें बताते हैं। आगे का हम ज़रूर पढ़ेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।